Hello students, today we will discuss excess demand and wage price spiral. In the last lecture we discussed about the consequences of the excess demand, and first consequences of excess demand is inflationary gap. Second is static GDP, and third is excess demand and wage price spiral. Today we will discuss third consequences of excess डिमांड. इकोनॉमी में अगर एक्सेस डिमांड होती है तो उसके कारण क्या होता है बेटा, प्राइस वेज और प्राइस स्पाइरल स्टार्ट होता है. इसका मीनिंग क्या है कि जब प्राइस हाई होते हैं तो उसके कारण वेज रेट भी क्या हो जाएंगी, हाई हो जाएंगी. यानी कि प्राइस के कारण क्या है, वेजेस के कारण प्राइस हाई होंगे और प्राइस के कारण क्या होती हैं, वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी. कैसे है ये, तो यहाँ से आप देखो इस चीज़ को. फर्स्ट, एक्सेस डिमांड, प्रेशर ऑफ द डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्स. इकोनॉमी में अगर एक्सेस डिमांड है तो प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर होगा कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए. लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी में रिसोर्स आर फुल्ली एम्प्लॉयड ऑलरेडी, तो आउटपुट लेवल डज नॉट इंक्रीज, सो प्राइस इन जनरल प्राइस लेवल इज इंक्रीज. एक्सेस डिमांड और एक्सेस डिमांड के कारण जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स के ऊपर प्रेशर होता है कि आउटपुट इंक्रीज हो, लेकिन आउटपुट तो इंक्रीज नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जीडीपी में या इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्स थे उनका हम फुली यूटिलाइजेशन कर चुके हैं. अब जो एक्सेस डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा सकता, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेंड्स टू राइज. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेंड्स टू राइज. राइज इन वेज लीड्स टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो लेबर जो है वो अपनी वेजेस इंक्रीज करवाएगा. यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज होने का एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज होगी. कॉस्ट जो होती है उसमें लेबर की वेजेस इंक्लूड होती हैं, यानी कि वेज रेट इंक्रीज हो गई है. वेज रेट इंक्रीज होगी या वेजेस इंक्रीज की जाएंगी तो जो ओनर होता है वो क्या करेगा, गुड्स के प्राइस इंक्रीज कर देगा. तो जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. और अगर राइज इन प्राइसेस लीड्स टू राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, प्राइस इंक्रीज होंगे तो इट्स मीन लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड या कॉस्ट ऑफ लिविंग भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज. और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, राइज होगा. राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग लीड्स टू राइज इन वेजेस अगेन. फिर से मतलब अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग, राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग है तो इट्स मीन लेबर क्या करेगा, डिमांड करेगा कि उनकी वेजेस क्या की जाए, इंक्रीज़ की जाए. तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस के इंक्रीज होने से लेबर डिमांड करता है कि उनकी वेजेस इंक्रीज़ की जाए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो गए हैं, इंक्रीज़. और कॉस्ट अगर उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है तो इट्स मीन वो क्या करेंगे, अपने वेजेस को इंक्रीज़ करने की डिमांड करेंगे. वेजेस इंक्रीज होंगी तो जितनी वेजेस इंक्रीज की जाएंगी उतनी वैल्यू क्या है, प्राइस में, गुड्स के प्राइस में ऐड कर दी जाएगी. तो यानी कि वेजेस इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज. और जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो लेबर क्या कहेगा, हमारी वेजेस इंक्रीज करो. ठीक है, तो इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन. नेक्स्ट है लॉस ऑफ प्रॉफिट. यहाँ पे प्रोड्यूसर को प्रॉफिट का लॉस होगा. प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू रेज देयर सप्लाईज क्योंकि रिसोर्स आर फुली यूटिलाइज ऑलरेडी. तो देर इज लॉस ऑफ प्रॉफिट ओइंग टू अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी. जितनी एक्सेस डिमांड है उसको प्रोड्यूसर फुलफिल नहीं कर पाएगा, और जितनी अनफुलफिल्ड डिमांड रहेगी उतना प्रोड्यूसर को क्या होगा बेटा, लॉस होगा. नेक्स्ट है इसमें जो एक्सेस डिमांड होती है, एक्सेस डिमांड इज नॉट ए वर्चुअस बट विशियस. इट जनरेट इन्फ्लेशन स्पाइरल इन द इकोनॉमी और डिवॉइडेड ऑफ एनी राइज इन जीडीपी. एक्सेस डिमांड जो है बेटा, यहाँ पे ओनली इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ही इंक्रीज होगा. इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से यहाँ पर जीडीपी के जो, अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो आउटपुट का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होगा,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो राइज इन कॉस्ट लीड टू राइज इन प्राइसेस और द इकोनॉमी इन द कोट इन द वेज प्राइस पाइलर। और इकोनॉमी में क्या होना जरूरी है, स्टेबिलिटी का होना जरूरी है, ठीक है। तो जो एक्सेस डिमांड होती है उसके कारण क्या होता है बेटा, इकोनॉमी में प्रोड्यूसर को लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है और इसके कारण स्टैटिक जीडीपी रह जाती है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है और इसके एक्सेस डिमांड के कारण क्या होता है, वेज प्राइस स्पाइरल भी इकोनॉमी में होता है। तो एक्सेस डिमांड जो है इकोनॉमी के लिए जो है बेनिफिशियल नहीं कह सकते हम। नेक्स्ट है इसमें इन्फ्लेशन गैप एंड डिफ्लेशन गैप द डिफरेंस। इन्फ्लेशनी गैप और डिफ्लेशनी गैप में क्या डिफरेंस है, तो ये दोनों टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से आप इस चीज़ को लर्न कर लेना, इन्फ्लेशन गैप और डिफ्लेशन गैप में क्या डिफरेंस है। मैं एक बार दोबारा से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। इन्फ्लेशन गैप कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एग्रीगेट डिमांड क्या है, ग्रेटर है एग्रीगेट सप्लाई से जब इकोनॉमी में क्या हो चुका है बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट देखो, इट इज़ द एक्सेस ऑफ एडी ओवर एंड अबाउ इट्स लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। ऐसे ही अगर हम इन डिफ्लेशनरी गैप की बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड, प्लान एग्रीगेट डिमांड इज लेस फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड, या एग्रीगेट डिमांड इज लेस एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एग्रीगेट डिमांड क्या रह गई है, कम रह गई है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के कंपैरिजन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेफिसिट या डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। सेकंड पॉइंट है इन्फ्लेशनरी गैप का, इट अकर व्हेन एडी ग्रेटर देन एएस, वही सेम चीज़ है, कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और अगर डिफ्लेशनरी गैप की बात करें तो इट अकर व्हेन एडी इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। थर्ड पॉइंट बेटा, लेवल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशनरी गैप में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटपुट का लेवल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन डिफ्लेशनरी गैप, लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या रह जाता है, लेवल ऑफ आउटपुट जो है फुल एम्प्लॉयमेंट से लेस रह जाता है। यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप में देर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, बट डिफ्लेशनरी गैप की अगर हम बात करें देर इज अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशनरी गैप लीड्स टू वेज प्राइस स्पाइरल, वेजेस कैच प्राइसेस एंड प्राइसेस कैच वेजेस while GDP remain constant, but in deflationary gap it leads to low level equilibrium trap, low aggregate demand lead to low income और low income lead to लो एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट है बेटा इसमें इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशनरी गैप है या डिफ्लेशनरी गैप है, एक इकोनॉमी तभी डेवलप कर सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है इकोनॉमी का, जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मीनिंग होता है इकोनॉमी में ना ही तो सिचुएशन होनी चाहिए एक्सेस डिमांड की और ना ही सिचुएशन होनी चाहिए डेफिसिट डिमांड की। तो हेयर मेजरमेंट टू करेक्ट डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मेजरमेंट ऑफ द टू करेक्ट द डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिक्वायर द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड आर करेक्टेड एज फास्ट एज पॉसिबल। हु डज इट, जो एक्सेस डिमांड है और डेफिसिट डिमांड है तो उसको करेक्ट कौन करेगा, हु डज इट, तो गवर्नमेंट डज इट थ्रू इट्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी। एंड सेकंड इज द सेंट्रल बैंक डज इट थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। दो पॉलिसी के थ्रू ऐसा किया जा सकता है, गवर्नमेंट अपनी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी जिसको हम फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं, और सेंट्रल बैंक डज इट थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोनों ही पॉलिसी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, डिस्कशन ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट है हमारे